दादा हमारे साथ है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आज़म, आप देख रहे हैं खबर खास। दरअसल सियासत की यही एक खास बात है कि सियासत में कब कैसे कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह महाराष्ट्र में सबसे पहले कोशिश ये हुई कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाकर उसे दावत दी गई और उसे सरकार बनाने के लिए कहा गया, दावा करने को कहा गया, लेकिन उसने कहा कि हम इसके अहल नहीं हैं। फिर उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया, उसने कहा कि हमें वक्त कब मिला, ज्यादा वक्त मिलता तो हम शायद ये कर लेते। फिर एनसीपी को बुलाया गया, एनसीपी ने मजीद वक्त चाहा और इसी बीच वहां पर सदर राज का निफाज हो गया। उसके बाद जिस तरह आनन फानन ये कोशिशें होती रही कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन खबर ये आई कि देर रात के बाद जब लोग सुबह जगे तो पता चला वहां तो सरकार बन गई है और वहां पर यह पता चला कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, वज़ीर आला बने और अजित पवार डिप्टी सीएम बने। तो इस तरह से वहां पर एक सरकार बनी थी। लोग ये कह रहे थे कि रात में भला ये कैसे मुमकिन हो गया, लेकिन आज जो कहानी है, आज जो तस्वीर है, उससे यही बात सामने आ रही है कि जो हलफ अंधेरे में लिया गया था, उसके बाद चंद ही दिनों के बाद उजाले में इस्तीफा दे दिया पड़ा। अजित दादा हमारे साथ है। तो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की मेहनत और इत्तेहाद ने बीजेपी के ख्वाबों को आज चकनाचूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले के बाद अजित पवार ने हथियार डाल दिए और नायब वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अजित पवार के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी के भी हौसले पस्त हुए और अक्सरियत साबित करने की उम्मीद खत्म हो गई। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। फडणवीस ने अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया, जबकि आज शाम 7 बजे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का वफ्द गवर्नर से मुलाकात करेगा और सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। फडणवीस ने अपने खिताब में जो उन्होंने रिजिग्नेशन के ऐलान से पहले कही, उसमें यह कहा कि उन्हें यानी कि बीजेपी को अक्सरियत जनता ने अक्सरियत दी थी, ये कहते हुए कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जो उनका अलायंस था शिवसेना के साथ, उसे मैंडेट मिला था, लेकिन शिवसेना ने दगा किया। इस बात को फिर से फडणवीस ने अपने इस खिताब में दोहराया और यह कहा कि अब जो सरकार बनने जा रही है, जो कि फडणवीस ने साफ तौर से कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, इसका मतलब है कि जो सरकार आगे बनने जा रही है उसमें कोई और होगी, जो सरकार में होगी, बरसर इक़्तिदार होगी, तो वो कोई और नहीं होगी बल्कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार होगी। उसके ताल्लुक से फडणवीस ने यह भी कहा कि ये 3 पहियों की सरकार बनने वाली है जो बनने जा रही है और ये 3 पहियों की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी और हम अब अपोजिशन में बैठेंगे। तो जो कुछ हुआ कल, जिस तरह से इसको लेकर पूरा मामला चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में क्या कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की दलीलें सुनी और फैक्ट्स को सामने रखा और आज फैसला रिजर्व रखा। आज फैसला यह आया कि कल शाम 5 बजे तक वहां फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। अब फ्लोर टेस्ट से पहले आज ही इस तरह से अब ये इस्तीफा सामने आ गया और उसमें अजित पवार ने पहले इस्तीफा दिया जो डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने हलफ लिया था और उसके बाद फडणवीस ने इस्तीफा दिया जिन्होंने वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया था। तो कई सवाल सामने आते हैं। मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहता हूं कि फडणवीस ने बतौर वज़ीर आला जब उन्होंने इस्तीफा दिया उससे ठीक पहले क्या कुछ कहा, आज ये आप सुनिए। महाराष्ट्र की जनता ने हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया, इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को
2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे। लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की, तो उनकी मंशा ये स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। 3 पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना। और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के फ्लोर टेस्ट कराना एक वाहिद हल है, फ्लोर टेस्ट कराया जाए हाउस के अंदर, तब यह तय हो जाएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अक्सरियत उसके पास है या नहीं है। उस फैसले के बाद बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस बात का दावा किया था कि ये हमारे लिए बेहतर है और बहुमत हमारे पास है, अक्सरियत हमारे पास है, हम इसे फ्लोर पर साबित कर देंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अक्सरियत साबित करने से पहले ही फडणवीस ने और उसके पहले अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कई और सवाल सामने आएंगे, हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने इस गुफ्तगू में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे साथ ओपी सिंह जो तर्जुमान है बीजेपी के, और संतोष दुबे जुड़ने वाले हैं, तर्जुमान है शिवसेना के, और हमारे नुमाइंदे महिउद्दीन जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। सबसे पहले मैं अपने नुमाइंदे महिउद्दीन के पास चलना चाहूंगा। महिउद्दीन, क्या कुछ चल रहा है, अचानक ये तब्दीली क्यों और कैसे आ गई? अगले रोज फ्लोर पर टेस्ट होना था, अक्सरियत किसके साथ है? बीजेपी के तमाम बड़े नेता यह कह रहे थे कि बहुमत हमारे साथ है, हम साबित करेंगे, लेकिन फिर क्या ऐसा हो गया कि अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया और फडणवीस ने भी इस्तीफा दे दिया? जी देखिए, जो अजित पवार और फडणवीस का इस्तीफा सामने आया है, ये इस्तीफा जो है वो यकीनन चौंका देने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी इस बात का दावा कर रही थी कि वो हुकूमत साजी में जो है वो अहम रोल अदा करेगी और हुकूमत जो है वो बीजेपी बनाएगी। लेकिन देखा यह गया है कि मतलब बीजेपी जो है वो मुकम्मल तौर पर अजित पवार पर ही डिपेंड थी, उन पर मुनहसिर थी। लेकिन अजित पवार ने जो है वो ऐन वक्त पे उन्हें पूरी सिचुएशन बता दी कि जितने एमएलए उन्हें दरकार है वो एमएलए का सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी बुनियाद पे जो है वो फडणवीस ने बीजेपी ने इस बात का अयादा किया और बीजेपी ने इस बात का फैसला किया कि ये बेहतर यही है कि अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी सियासी पोजीशन को कायम रखने के लिए जो है वो फ्लोर टेस्ट में ना जाया जाए, बल्कि उससे पहले जो है वो अपनी हार को तस्लीम कर लिया जाए। उनकी हार को तस्लीम करना जो है ये बहुत ही अहम और अच्छा सियासी फैसला माना जा रहा है फडणवीस का। अगर फडणवीस जो है वो फ्लोर टेस्ट पे जाते तो उन्हें जो है वो उससे ज़्यादा बुरी जहमत और ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता, लेकिन फडणवीस ने जो है वो चाल चलते हुए, क्योंकि अजित पवार से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अजित पवार ने ये साफ साफ कर दिया कि जितने एमएलए उनको दरकार है उतने एमएलए वो नहीं ला पाते। इसी बुनियाद पर अजित पवार ने सीएम को इस्तीफा दिया और सीएम ने गवर्नर को। ये पूरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि अजित पवार को ये कॉन्फिडेंस पहले क्यों नहीं था? क्या कल जिस तरह से एनसीपी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें जाकर मनाने की कोशिश की, यहां तक बात सुनने में आई थी कि उन्हें मनाने के दौरान उनसे यह भी कहा गया कि आप मान जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत बनेगी तो इसमें आप 2.5 साल के लिए सीएम हो सकते हैं। क्या यह बात है इस्तीफे के पीछे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब से अजित पवार ने अपने बागी तेवर दिखाए हैं उसके बाद से ही जो है वो एनसीपी के हर बड़े लीडरान ने उनसे मुलाकात की, उनको समझाने की कोशिश की।
अगर हम अजीत पवार की तारीख का सियासी तारीख का अगर हम मुआयना करते हैं तो हमें इस बात का जो है वो अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि अजीत पवार ने जो है वो ऐसे कई फैसले लिए हैं जो चौंका देने वाले हैं, जो गलत है। एक महीने पहले जो है वो अजीत पवार वाईबी चौहान सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें ये वादे करते हैं कि बीजेपी उन्हें जो है वो कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में जो है वो फंसाने की कोशिश करी है। उस वक्त वो इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उसके बाद जो है वो ठीक 1.5 महीने के बाद जो है वो ये मामला आता है कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी की गोद में बैठने को तैयार हो जाते हैं। माना जा रहा है कि जो आबपाशी घोटाला है जिसमें अभी अजीत पवार जो है वो बहुत ही अहम आरोपी माने जाते हैं, उसका लालच दे के जो है वो उन्हें इस बात की तरफ रागिब किया गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शरद पवार की जो सियासी सूझबूझ है उसके सामने जो है वो ना ही बीजेपी चल पा रही है और ना ही उनकी सूझबूझ चल पा रही है, तो उन्होंने जो है वो बेहतरी इसी में समझी कि वो अपना इस्तीफा सौंप दें। क्योंकि जितने भी ठीक है मोयुद्दीन, आप हमारे साथ बने रहे, हम अपने मेहमानों से भी कुछ सवाल करेंगे। ओपी सिंह है तर्जुमान बीजेपी से, संतोष दुबे हैं तर्जुमान शिवसेना। ओपी सिंह जी, सवाल अहम है, कल जब ये बात आई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की फ्लोर पर अक्सरियत साबित करना है, बहुमत साबित करना है, तो ये बयान आया था कि हम कर लेंगे, हम इसकी बात को दोहराया जा रहा था। बीजेपी कई नेताओं ने कहा था कि ये हमारे लिए बिल्कुल आसान है, हम इसे कर लेंगे। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा? पहले अजित पवार ने इस्तीफा दिया, फिर फडणवीस ने इस्तीफा दिया। ओपी सिंह जी, देखिए विशाल जी, ऐसा इसमें कोई पेचीदा बात नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हैं और जनता के सामने भी स्पष्ट है, आपके सामने भी स्पष्ट है। ये सभी जानते हैं कि चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था जी। ये भी सभी जानते हैं कि शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने पूर्ण जनादेश दिया था। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी सरकार बनाने की कोशिशें करती रही, शिवसेना के अपने सहयोगी पार्टी को समझाने की कोशिश करती रही, वहीं शिवसेना लगातार सौदेबाजी करने के चक्कर में पड़ी हुई थी। आप ये बताइए कि जब हमको आपको पूर्ण बहुमत मिला है और कहीं ये झूठ सफेद झूठ सौदेबाजी की, आपको पता था कि बिना हमारे सहयोग के भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती और सबको स्पष्ट था। खैर ये बात आई और गई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमारा स्पष्ट बहुमत है। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कल, आज ही फैसला आया, उसमें ये बात, उसके बाद बीजेपी के कई बयान हमारे पास, आप कहिए तो मैं सुना दूं। शहनवाज हुसैन का बयान आया, कई लीडरों का बयान था कि ये हमारे आसान है, हम बहुमत साबित कर देंगे। मैं आपकी बात विशाल जी मान रहा हूं जी। और देवेंद्र फडणवीस जी का भी बयान आया होगा कि उन्होंने कहा कि एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार ने अपने 54 विधायकों के लिखित समर्थन दे करके राज्यपाल को ये कहा था कि हम आपका सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। उनके पास विधायक संख्या बल नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे पास बहुमत है नहीं, तो हमारे पास और चारा क्या बचता है? ठीक है, उसको इस्तीफा तो संतोष दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष दुबे जी, आप शिवसेना से हैं, सीधे तौर पर आप पर धोखाधड़ी का इल्जाम लग रहा है कि शिवसेना ने धोखा दिया है और राजनीति में ये धोखा, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई तरह की बातें आई हैं, खुद फडणवीस ने भी कहा है। आप अभी ओपी सिंह से भी सुन रहे थे। मेरा सवाल यह है कि ये धोखे की सियासत कर रही है शिवसेना, या फिर क्या ऐसे हालात बन गए अभी फिलहाल जो ये तब्दीली है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसने किसको धोखा दिया या नहीं दिया, ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा, पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ी बात है भाई कि जब हम चुनाव साथ में लड़े और चुनाव के पहले जो हमारी आपकी वार्ता थी, हमने उस वार्ता की बात की कि भाई इस वार्ता के अनुसार हमको ये चीज चाहिए, आप नहीं दिए, आपने बात करना बंद कर दिया। आपके नेताओं ने जो है बिल्कुल शिवसेना को ये लगा उनको कि शिवसेना को तो हम किसी भी समय जो है ढकेल देंगे कहीं भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जब यह लगा कि भाई आप सरकार नहीं बना सकते हो, तो महाराष्ट्र के किसानों को, नौजवानों की जो वहां समस्या, उसको लेकर हमको और दलों के साथ आना पड़ा। नहीं, सरकार तो बनने जा रही थी, सरकार बनने में क्या सवाल था? आपके पास बहुमत था, आपको और बीजेपी को मिलाकर।
नहीं देखिए, बीजेपी ने जब जो बात हमने बीजेपी के सामने रखी, बीजेपी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारी आपकी ये कोई बात नहीं हुई। जब मित्रों से ये झूठ बोलने का काम शुरू कर दिए, एक समय था कि पूरे देश में क्यों ओपी जी ये सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि दोस्तों से झूठ बोला गया, महाराष्ट्र में इनको शिवसेना ने बीजेपी ने शिवसेना से झूठ बोल दिया? ऐसे हम आपको 20 उदाहरण दे सकते हैं। 20 उदाहरण ऐसे हैं कि जहां इन्होंने 21 दलों में, एनडीए में कितने दल बचे आपने देखिए। हम इनके 30 साल के साथी रहे और 30 साल के मित्र को जब ये अपना नहीं बना पाए तो ये किसको अपना बनाएंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अटल अडवाणी वाली पार्टी नहीं रही। अब ये महाराष्ट्र के दो निकले हुए लोग, मोदी जी और अमित शाह जी की ये पार्टी है और इनका सिर्फ एक उद्देश्य रहा है किसी भी राज्य में एन केन प्रकेण सिर्फ गेन, सिर्फ जीत करना इनका काम है। तरीका कोई हो, चाहे इनको किसी को अपने मित्र को दबाना पड़े, चाहे अपने इनको किसी भाई को मारना पड़े, चाहे मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं। एनसीपी के लीडर नवाब मालिक इस पर कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं प्लीज। पार्टी के खरीद फरोख्त के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा आ गया कि अब धनबल के सहारे सरकार महाराष्ट्र में नहीं बचाई जा सकती, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने का काम किया। ये जीत महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों की जीत है और निश्चित रूप से जो सरकार बनने जा रही है, आज हमारे नेताओं की बैठक हुई थी, अभी विधायक दल की हमारी बैठक हो रही है तीनों पार्टी की, उसमें हम नेता चुनेंगे। लेकिन पहले जो पवार साहब के 7 नेताओं की बैठक हुई जिसमें उद्धव जी भी थे, पवार साहब ने स्पष्ट कहा कि नेता चुनने के समय उद्धव ठाकरे ही हमारे नेता होंगे और उन्होंने शिवसेना की भाषा में कहा कि ये मेरा आदेश है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, जिसे उद्धव ठाकरे जी ने सहमति जताई है। आज यहाँ पे हम लोग नेता चुनेंगे। उद्धव ठाकरे जी नेता चुनने के बाद निश्चित रूप से वे जाएंगे राज्यपाल महोदय के पास और जल्द से जल्द महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, ये नवाब मलिक का अभी इस वक्त उनका ये बयान आ रहा था और उन्होंने भी कहा है कि नवाब मलिक ने कहा कि जो उनका कहना था, मैं ओपी जी आपसे इसका जवाब लूंगा। नवाब मलिक ये कह रहे थे, एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं, कि बीजेपी ने धन बल के सहारे किसी तरह से मैंडेट को मैनेज करने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम हो गए। क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, नवाब मलिक साहब कुछ भी बोले, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, एक सेंटेंस उन्होंने और भी कहा था विशाल जी कि महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता की जीत हो गई। मेरा यह मानना है कि नवाब मलिक साहब उसमें अगर परिवर्तन कर ले कि ये 11 करोड़ जनता की जीत नहीं हुई, ये महाराष्ट्र में परिवारवाद और वंशवाद की जीत हुई। हमारा जो इनका विरोध शिवसेना का था वह केवल पुत्रमोह था। अगर पुत्रमोह ये न किए होते तो निश्चित रूप से सरकार बन जाती। आज ये तय हो गया। तो आप किसके पुत्र की बात कर रहे हैं? बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे? किसके पुत्र की भाई, किसके पुत्र की बात कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया। मतलब आपकी 30 सालों की दोस्ती थी तो ये चीज नजर नहीं आई थी आपको? मुख्यमंत्री बने 30 साल की दोस्ती। ठीक है संतोष दुबे जी, देखिए क्या आपके बारे में राय है, बताइए, अब जवाब दीजिए इसका। ये आपके दोस्त कह रहे हैं। मुखर्जी की आत्मा रो रही है, मुखर्जी की आत्मा रो रही है। इन्होंने महबूबा के तलवे चाट लिए जाके, महबूबा के तलवे पकड़ लिए कश्मीर के अंदर जाके, जो पाकिस्तान परस्त पार्टी थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनकी नीति और नीयत खराब हो गई तो हमने दोस्ती खत्म कर दी। ऐसे दोस्तों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं जो अहंकारी हो, सोनिया सेना बन चुकी है, भ्रष्टाचारी हो, चरणों में गिर चुकी है। अरे महबूबा के चरणों में कौन गिरा है? पूरा देश देखता है। इसका गठन हुआ महबूबा के चरणों में कौन गिरा? ये पूरा देश देख रहा है। जन्मभूमि को छोड़ दिया, महबूबा के चरणों में जाकर आपने जिसका विरोध किया, जिसके विरोध चुनाव लड़े, आज उसी के खिलाफ उसे गला मिला करना है। ये केवल पुत्रमोह में, सत्तालोभ में, मौका परस्ती में ये सारी चीजें हो रही है। जनता इसको देख रही है और जनता जवाब देगी। वैसे भी सब चुनाव लड़े थे, सबसे बड़ा जनादेश हमें मिला था 105। ठीक है, तो सवाल इस बात को लेकर है कि ओपी सिंह जी जो बीजेपी के हमारे साथ ही मौजूद है स्टूडियो, उनका कहना है कि ये परिवारवाद है, यानी ठाकरे परिवार है जो वो उनकी पार्टी का परिवार का ही जो है उसमें वर्चस्व है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है, क्या ये परिवारवाद अब शुरू हुआ है
मतलब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, क्या ये परिवारवाद तब नहीं था जब उद्धव ठाकरे को लोग ये मानते थे कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, वो परिवारवाद आगे चला रहे हैं, तब आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ये सवाल अहम है, अब इसका जवाब लेंगे संतोष दुबे से। लेकिन संतोष दुबे जी, एक सवाल अब आपके पास बहुत अहम है, क्या अब जो हुकूमत बनने जा रही है या बनेगी, चूंकि अभी नवाब मलिक ने कहा कि गवर्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, क्या इसमें तय हो गया शिवसेना की तरफ से भी कि उद्धव ठाकरे ही पूरे 5 साल के लिए सीएम रहेंगे? देखिए, जो बैठक हुई है उस बैठक में पूरी तरीके से माननीय शरद पवार जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी का नाम हमने आगे किया है और उद्धव ठाकरे ही सीएम होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो आम सहमत से तीनों पार्टियों का जो नेता चुना जा रहा है उसको तो मुख्यमंत्री के रूप में सभी स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने विचार छोड़ दिया, हमने जो है परिवारवाद को पनपा दिया। अरे भाई, जब हमारे यहाँ जो व्यक्ति पैदा होता है और वो शुरू से ही राजनीतिक व्यवस्था में पल बढ़ रहा है, तो उसका नेता नहीं जाएगा तो दूसरे का लड़का आएगा क्या राजनीति में? वही वो कर रहा है, वही सेवा कर रहा है, वही समाज सेवा कर रहा है, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो इस तरीके की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। भाई, आप अपने यहाँ किसी को डेवलप नहीं कर पाए तो दूसरे पे दोष क्यों लगाते हो? जब हमारे परिवार का व्यक्ति अगर उसमें समाज में खड़ा हो रहा है, समाज में दौड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वही बनेगा। तो इस तरीके की बात करने की बात नहीं है। आपके यहाँ भी राजनाथ सिंह के लड़के जो है विधायक बने हैं, क्यों उस परिवार को आपने पकड़ाया? बहुत सारे आपके यहाँ भी नेता हैं जिनके लड़के आज विधायक और एमपी हैं, क्या आपने दबाने का काम किया? क्यों नहीं बात किया वहां पे? आप अपने पार्टी पे सवाल उठाइए। और जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे थे, उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जिसके ऊपर इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का कमल लगाया, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने कर रहे थे। पूरे महाराष्ट्र की जनता से जो है झूठ बोलने का काम कर करते हुए कहा हमारे पास बहुमत है, ठाकरे नहीं आदित्य ठाकरे होंगे। अभी कैसे आदित्य ठाकरे से उद्धव ठाकरे होंगे? अरे भाई, संजय राउत चिल्ला चिल्ला के कहते थे मीडिया से कि हमारा मुख्यमंत्री जो है आदित्य ठाकरे होंगे। आदित्य ठाकरे के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए सोनिया के चरणों में गिर चुके हैं, ये शरद पवार के चरणों में गिर चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि जेल बंटवारा भी कर लिया। किस करने लगे? महाराष्ट्र की जनता और देश देखेगी, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है किस तरह से आनंद फानन महाराष्ट्र में तेजी से जो ये वाकयात हुए हैं, रोनुमा तेजी से घटनाक्रम बदला है, कैसे किसी एक पार्टी को बुलाया जाता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर सदर राज का नफाज होता है, फिर कैसे सदर राज का नफाज जो है वो रिवोक किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल है। मोहिउद्दीन, सवाल अब ये अहम होता है कि आगे क्या? मोहिउद्दीन, आगे क्या? आगे अब क्या होने वाला है? हम इसमें चला भी रहे हैं आम चीज सरकार, क्या ये मतलब शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से जो ये सरकार बनने जा रही है, क्या आज उन्होंने वक्त तय कर लिया है मुलाकात का गवर्नर से? क्या आगे की खबर मिल रही है मोहिउद्दीन? मोहिउद्दीन से आप फिर कोशिश करें। जी मोहिउद्दीन, अच्छा, मैं आपको यह सुनाता हूं कि जिस अजित पवार के इर्द गिर्द सारा कुछ डिपेंड कर रहा था, अजित पवार ने जो एनसीपी के जो एमएलएज हैं उनके दस्तखत की पूरी जो लिस्ट थी वो हवाले की, गवर्नर के सामने दिखाया। इस बुनियाद पर उन्हें एक सरकार वजूद में आई, वो डिप्टी सीएम बने। उस अजित पवार को लेकर बातें हुई क्या? दरअसल संजय रावत जो हैं वो क्या कहते हैं, एनसीपी के जो लीडर हैं, उनका एक बयान हमारे पास है। अजित पवार की तरफ से उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से बातें पलटी हैं, सुनिए। दादा ने इस्तीफा दिया है, अजित दादा हमारे साथ है। डेफिनेटली उद्धव ठाकरे साहब अगले मुख्यमंत्री हो गए। 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, सपोर्टेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नो रोटेशनल चीफ मिनिस्टर, नो 5 years उद्धव ठाकरे। तो संजय रावत के बयान से भी ये सामने बात आ रही है, 5 साल के लिए उद्धव ठाकरे वजीर आला बनेंगे। एक तरफ ये दावा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ एक फॉर्मूला ये भी सामने आया है, ऐसी खबरें गश्त कर रही हैं कि उद्धव ठाकरे वजीर आला होंगे और एनसीपी और कांग्रेस का डिप्टी सीएम होगा। एक तो ये फॉर्मूला सामने है। मैं इनसे पूछूंगा संतोष दुबे जी से कि आपके पास क्या अपडेट ताल्लुक से है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल बहुत अहम है। एक अच्छा खासा तजुर्बा रखने वाले देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि यह 3 पहियों की सरकार है, नहीं चलेगी। दुबे जी जवाब दीजिए।
देखिए देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं, इस पे अब विचार करने की बात नहीं है। देवेंद्र जी को जब ये पता था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, वो कागज लेके पहुंच गए जिसपे विधायकों ने आके अपना अटेंडेंस किया था, और उस कागज के भरोसे जाके सुबह सुबह इतनी जल्दी थी कि खट से मुख्यमंत्री बन जाए और उप मुख्यमंत्री बन जाए। जिस व्यक्ति को ये लोग पूरे चुनाव में कहते थे कि इसको जेल में चक्की पिसिंग, उससे किसिंग करने लगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की इनकी नीयत है सत्ता हथियाने की, देश को लोकतंत्र को जो है खतरे में डालने की, लोकतंत्र का गला घोटने की, तो सबसे बड़ी चीज यही है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों अब देश सुरक्षित नहीं रहा। देश में जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है, और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भ्रष्टाचार ये लोग टुकड़ों में नहीं कर रहे हैं, ये सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार के जन्मदाता है, और ये सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिस दिन ये सत्ता से बाहर जाएंगे, अधिकतर नेता इनके जेल में होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है, मतलब क्या ये एक तरह से आप थ्रेट दे रहे हैं बीजेपी को? ये आप ओपी सिंह जी को थ्रेट दे रहे हैं? बिल्कुल थ्रेट दे रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की, आप कभी भी कहीं देख लीजिए, ये 150 करोड़ के काम को नहीं निकालते, ये हमेशा 5000 करोड़ के काम को निकालेंगे। एक उद्योगपति को बुला के दे देते हैं। ओपी सिंह जी, बहुत बड़ा ये सवाल है आपके ऊपर, क्या जवाब है इसका? सेंट्रलाइज भ्रष्टाचार संचालित कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और जिस दिन ये गवर्नमेंट हटेगी इंडिया से, उस दिन इनके अधिक सारे नेता जेल में होंगे। विशाल जी, मेरा ये मानना है और देश के अधिकांश जनता का मानना है कि ये 3 विचारधाराओं की सरकार नहीं है, बल्कि 3 गैंगों की सरकार है जो महाराष्ट्र को। अरे भाई, गैंग तो आप 21 गैंग के साथ थे, ओपीजी बोल चुके हैं। ये 3 गैंगों की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मैं आपके साथ था, मैं गैंग था, नीतीश जी आपके साथ है, वो क्या गैंग है? नीतीश जी आपके साथ है, वो गैंगवार करते हैं? आप बताइए ना, साबित कर सकता जो लोग आपके साथ हैं, वो क्या गैंग में थे आपके? इन्होंने सीएम, बहुत बड़ा आरोप, दोस्तों के साथ इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये गैंग कहते हैं दोस्तों को, ये दोस्तों को गैंग कहते हैं, दोस्तों को जो है नीचा दिखाने का काम करते हैं। ठीक है ओपी सिंह जी, शायद आपकी जुबान ही अगर मान ले तो या तो बीजेपी को पता नहीं था कि इतने साल लंबी दोस्ती निभाने वाला कोई एक गैंग था जैसा आप कह रहे हैं, आपको ये 4 दिन पहले ही पता चला। और बहरहाल ये सियासत जो है कैसे कब करवट लेती है ये देखिए, और यही एक बहुत दिलचस्प पहलू होता है सियासत में। कभी किसी को कहते हैं ना कि कोई कभी किसी का मुस्तकिल दोस्त या सियासत में दुश्मन नहीं होता, ये मौका और नजाकत की सियासत होती है। आगे क्या कुछ होता है, खबर यही है कि इन तीनों पार्टियों ने दावा किया है कि उनकी सरकार बनेगी, और जिस तरह अभी संजय राउत को हम सुन रहे थे कि सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे पूरे 5 साल के लिए सीएम होंगे और 2 डेप्यूटी सीएम होंगे एनसीपी या कांग्रेस से। क्या यही फॉर्मूला होगा, या इस फॉर्मूले में कुछ तब्दीली होगी, या फिर फडणवीस ने जो कहा है कि 3 पहियों की सरकार लंबी दूरी तय नहीं कर सकती है, क्या कुछ होगा, यह मुस्तकबिल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बनने के लिए, और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।